हेलो स्टूडेंट्स, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, हमने पिछली क्लास में वांडरवाल इक्वेशन के तहत जो हमने वांडरवाल नियतांक पढ़े थे, उनमें क्या कमियां जो आई थी उसको दूर किया था बेटा सम्मानित अवस्था द्रव्यमान की सामान्य अवस्था वाली इक्वेशन से। ठीक है बेटा। और उसके साथ ही हमने मैक्सवेल आणविक वेगों का नियम भी पढ़ा था। अब आज हम वेग वितरण नियम का सत्यापन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक चित्र है जिसको बनाया हुआ है हमने बेटा इस तरीके से। अब देखो क्या हो रहा है बेटा इसमें। इस विधि में उपकरण के रूप में एक धात्विक छड़ के दोनों सिरों पर समानांतर व्यवस्थित की गई दाते प्रकार की चक्रियों के संयोजन का उपयोग करते हैं बेटा। गैस स्रोत से अणुओं के सूक्ष्म पुंजों के रूप में चक्रियों पर इस प्रकार आपतित किया जाता है कि चक्रियों में दो धातुओं के मध्य के रिक्त स्थान से गुजरने वाले अणु गणक में पहुंच जाए। ठीक है बेटा। इस तरीके से हम ये आपके लिए एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है बेटा। ये आप लोग पढ़ें इसको। और ठीक है बेटा, ये अणु का वेग चक्रियों के घूर्णन वेग का पूर्ण गुणज हो जाता है यहाँ पे। अतः चक्रियों के घूर्णन वेग में सतत वृद्धि की जाती है। ठीक है। तथा प्रत्येक वेग के लिए गणक पर पहुंचने वाले अणुओं की संख्या का निर्धारण किया जाता है, जिसकी सहायता से निम्न प्रकार का वेग वितरण वक्र जो कर्व है वो प्राप्त होगा में चक्रियों के घूर्णन का वेग और बेटा अणुओं की संख्या। ठीक है। अब देखो ये बेटा किस तरीके से प्राप्त होगा, एक वक्र हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये वक्र किस तरह से का वक्र है, जो 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 बेटा dn, ये वक्र किस तरीके का वक्र है बेटा कि जो हमने dn/n और c में खींचा था ना बेटा, t1 पे, t2 पे, t3 पे, तो उसी तरीके का वक्र प्राप्त हो रहा है हमें। और इससे स्पष्ट हो रहा है हमारा वो जो, यानी कि न तो बहुत कम वेग से गति करते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा वेग से गति करते हैं, यानी कि एक मिड में अणुओं की गति होती है। और वही हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है बेटा। यह वितरण वक्र मैक्सवेल वितरण नियम से प्राप्त सैद्धांतिक वक्र के समान ही है, जिससे मैक्सवेल नियम की पुष्टि होती है। ठीक है बेटा। वहाँ पर मैक्सवेल नियम पे हमने क्या निकाला था, T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, T3 टेम्परेचर पे जो अणुओं की संख्या और उनके जो वेग है उनके मध्य T1 T2 टेम्परेचर पे हमने प्राप्त किया था बेटा वो वक्र कर्व। अब देखो आणविक वेगों के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। किसी बंद पात्र में ली गई गैस के अणु भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हैं। किसी बंद पात्र में ली गई गैस के अणु बेटा भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से 3 प्रकार के आणविक वेगों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। प्रायिकता वेग के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा है बेटा हमने। किसी निश्चित ताप पर गैसीय अणुओं के लिए वेग का वह मान जिससे अणुओं की अधिकतम संख्या गति करती है। ठीक है बेटा। जिससे अणुओं की अधिकतम संख्या वो गति करती है, प्रायिकता वेग कहलाता है। क्या कहलाता है ये? प्रायिकता वेग। अब गैसों के अणुगति सिद्धांत से प्रायिकता वेग का मान क्या आएगा बेटा, अल्फा बराबर √2RT/m, √2RT/m। ठीक है बच्चों। अब हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें बेटा कि अल्फा बराबर यहाँ पर क्या है, अल्फा बराबर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं कि अल्फा बराबर जो बोल्ट्जमान नियतांक आता है k, वो R/n होता है। तो अल्फा बराबर √2kT/m से इसको हम डिनोट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास प्रायिकता वेग आ जाएगा। इसी तरह से हम औसत वेग निकालते हैं c बार। किसी गैस के विभिन्न अणुओं के वेगों का औसत मान ही औसत वेग कहलाता है। किसी गैस के विभिन्न अणुओं के वेगों का औसत मान ही क्या कहलाएगा बेटा, औसत वेग कहलाएगा या फिर माध्य वेग कहलाएगा। यदि n अणुओं के वेग क्रमशः c1, c2 और cn हो तो c बार इक्वल्स टू c1 प्लस c2, मतलब जितने भी अणु उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा उनको लिख देंगे। यानी माने कि n अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो n लिख देंगे, तो Cn/n। किंतु अणुगति सिद्धांत के अनुसार c बार इक्वल्स टू √8π/RT/m होता है। ठीक है बेटा। अणुगति सिद्धांत के अनुसार c बार क्या होता है, √8π/RT/m होता है। ठीक है बच्चों। और ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है। अब हम थर्ड वेग निकालेंगे बेटा।
प्रायिकता वेग निकाल चुके हैं और हम क्या निकाल चुके हैं बेटा, प्रायिकता वेग निकाल चुके हैं और औसत वेग हम निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ से देखो बेटा, पुरानी इक्वेशन में प्रायिकता वेग वाला ये रहा अल्फा और जो औसत वेग है सी बार √8RT/πm से हम डिनोट कर चुके हैं। अब वर्ग माध्य मूल वेग CRMS किसे डिनोट करते हैं, विभिन्न गैसीय अणुओं के वेगों के वर्गों के औसत का वर्ग मूल ही विभिन्न, देखो ध्यान से सुनो बेटा, विभिन्न गैसीय अणुओं के वेगों के वर्गों का यानी कि C1 यानी C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, तो वेगों के वर्गों के औसत का वर्ग मूल मान ही CRMS कहलाता है। यदि n गैसीय अणुओं के वेग क्रमशः C1, C2, Cn हों तो CRMS बराबर √C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर Cn की पावर x की फॉर्म में आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय n कर देंगे। किंतु अनुगत्य सिद्धांत के अनुसार CRMS = √3RT/m होता है, हम जानते हैं अनुगत्य सिद्धांत से। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब अल्फा CR, अल्फा यानी कि प्रायिकता वेग, सी बार यानी कि औसत वेग और वर्ग माध्य मूल वेग की तुलना करते हैं, अल्फा रेस टू सी बार रेस टू CRMS। अब इनको तीनों के मान रख दो बेटा, √2RT/m रेस टू √8/πRT/m रेस टू 3RT/m। इससे क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास अल्फा की वैल्यू, अल्फा और CR जो सी बार है यानी कि औसत वेग है और वर्गमूल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मान 1.732, सी बार औसत मान क्या हो 1.59 और अल्फा प्रायिकता वेग 1.414 आ गया। यानी कि इससे हमें ये पता लगता है बच्चों कि रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो इन वेगों में सबसे अधिक जो मान है CRMS का होगा वो 1.732 होगा। ठीक है बच्चों, अतः स्पष्ट है कि तीनों आणविक वेगों में प्रायिकता वेग अल्फा का मान न्यूनतम होता है। प्रायिकता वेग, ठीक है बेटा, उससे देखो यहाँ पर ये 1.41 ही है, तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, कम 1.414 होता है। ठीक है बच्चों, है ना, न्यूनतम होता है, किंतु उससे उसमें गतिशील अणुओं की संख्या अधिकतम होती है, जबकि CRMS का मान अधिकतम होता है किंतु उसमें अणुओं की न्यूनतम संख्या गति करती है। उसमें अणुओं की क्या करती है बेटा, न्यूनतम संख्या गति करती है। अब देखो बेटा, डिफरेंट परिभाषाएं मैं आपके लिए बता रहा हूँ, डिफरेंट परिभाषाएं हमारे पास। संघट्ट व्यास, ये डायरेक्ट बेटा 1 नंबर में आपके पूछा जाता है। गैसीय अवस्था में जो दो अणुओं के मध्य टक्कर के दौरान उसके केंद्रों के मध्य की दूरी को ही, गैसीय अवस्था में जब दो अणु टक्कर करते हैं, या तनु विलयन में भी ले लें हम, अवस्था में दोनों के मध्य टक्कर के दौरान उसके केंद्रों के मध्य की दूरी को ही संघट्ट व्यास के रूप में परिभाषित करते हैं, जो दोनों अणुओं की त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। जो दोनों अणुओं की त्रिज्याओं के योग के क्या होगा बेटा, ये बराबर होगा। समझ में आ रही है बेटा बात, जो दोनों अणुओं के त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर ये दो अणु, ये ले लिया और ये मिला दिया हमने, संघट्ट व्यास हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम असमान भी ले लें तो σ1 और σ2 से हम उसे डिनोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। ये यहाँ पे σh बराबर σ1 प्लस σ2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब संघट्ट आवृत्ति यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायमीटर पढ़ लिया हमने, अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। किसी गैस अथवा इकाई सांद्रता के विलयन के इकाई आयतन, कैसे बोलते हैं बेटा, किसी गैस अथवा इकाई सांद्रता के विलयन के इकाई आयतन में अणुओं के मध्य इकाई समय में संपन्न होने वाली टक्करों की कुल संख्या ही क्या कहलाती है बेटा, संघट्ट संख्या कहलाती के रूप में हम परिभाषित करते हैं। यदि टक्करों में समान अणु सम्मिलित हो तो Z11 बराबर 1/√π σ11 का स्क्वायर n² सी बार आ जाएगा, जहाँ पर बेटा σ11 क्या है, संघट्ट व्यास जो हमने पढ़ा, कोलिजन डायमीटर, n बराबर अणुओं की संख्या, Z11 क्या है बेटा हमारे पास 1/√2π σ11 का स्क्वायर n² और सी बार की वैल्यू हमने रख दी
सी बार क्या है हमारे पास, औसत वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी √8RT/πm। परंतु यदि टक्करों में भिन्न अणु भाग लें तो Z11 वहाँ तो 11 यानी सेम और 12 यानी कि अलग अलग, ठीक है। तो m को किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, m को रिप्लेस कर देंगे हम m को म्यू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। m को म्यू से रिप्लेस कर देंगे और n² किससे हो जाएगा, n1 × n2 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू, Z11 इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर Z12 संगत व्यास है, N1 और N2 दोनों प्रकार के अणुओं की संख्या है और म्यू क्या है बेटा, सम्मानित द्रव्यमान है हमारे पास। माध्य मुक्त पथ थर्ड हम पढ़ रहे हैं। अभी इसमें हमने कोलिजन डायमीटर पढ़ लिया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, अब माध्य मुक्त पथ जो है लैम्डा वो पढ़ेंगे बेटा। किसी पात्र में ली गई गैस के अणु टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग उसमें रूट फॉलो करते हैं किंतु सरल रेखीय गति करते हैं, जिसके दौरान अणुओं के मध्य प्रत्यास्थ टक्करें संपन्न होती हैं। किसी अणु की गति के दौरान दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी, औसत दूरी को ही अणु के माध्य मुक्त पथ लैम्डा के रूप में परिभाषित किया जाता है। लैम्डा बराबर λ1 + λ2 + dn क्या आ गया बेटा, ठीक है। तो लैम्डा बराबर √2πn σ², जहाँ सिग्मा क्या है, जो कोलिजन डायमीटर और n क्या है, अणुओं की संख्या है, ठीक है बेटा। अब हमने 3 प्रकार की बेटा क्या पढ़ ली, परिभाषाएं पढ़ ली। अब हम गैसों का द्रवण, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक गैसों के द्रवण में सामान्यतः निम्न प्रभावों का उपयोग किया जाता है। जूल थॉम्सन प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जूल थॉम्सन इफेक्ट। देखें आप जूल थॉम्सन इफेक्ट को, जूल थॉम्सन के अनुसार जब किसी गैस को एक सूक्ष्म छिद्र से अथवा सरल डोट से होकर उच्च दाब के क्षेत्र से न्यून दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है, जब उसको खोला जाता है बेटा उच्च दाब से निम्न दाब में, उच्च दाब से निम्न दाब यानी कि दाब घटा रहे हैं आप उसका, ठीक है, दाब घटा रहे हैं, तो प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में तीव्र कमी होती है, ठीक है। यह शीतलन प्रभाव ही, और यह तीव्र कमी होती है गैस के ताप में, और यही क्या कहलाता है, जूल थॉम्सन इफेक्ट कहलाता है। जूल थॉम्सन प्रभाव में स्थिर एंथैल्पी H की अवस्था में दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा, जूल थॉम्सन गुणांक के रूप में परिभाषित करते हैं, जो क्या होता है, μJT = ΔT/ΔP/H स्थिर एंथैल्पी पर, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, μJT ΔT/ΔP/H, ठीक है बेटा, ΔT/ΔP/H, ठीक है। अब देखें जूल थॉम्सन गुणांक μJT = ΔT/ΔP/H किसी गैस के लिए ताप का वह मान जिस पर μJT बराबर 0 हो जाए, अर्थात यानी कि बेटा जूल थॉम्सन इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता है जहाँ पर μJT बराबर 0, तो गैस का व्युत्क्रम, और ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, गैस का व्युत्क्रम ताप कहलाती है। TI बराबर 2I/RB। रुद्धोष्म प्रसार अब हम इसमें पढ़ रहे हैं। यदि गैसीय प्रसार में ये तंत्र जो होता है गैस वाला परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करता है तो संगत प्रक्रम रुद्धोष्म प्रसार कहलाता है, जिसमें अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, इसलिए गैस के ताप में भी कमी आ जाती है, अर्थात शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपको ये होमवर्क है आपका बेटा, 2 विधियाँ मैं बताऊँगा। एक जो गैसों के द्रवण की अवस्था को ये समझाएगी बेटा, और इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, अपने नोट्स बनाए ज़रूर, भले इससे देख के बनाएं। एक तो ये सीधी पूछ ली जाती है बेटा, द्रवण की विधियाँ हैं, एक तो लिंडे की विधि है, ठीक है। गैसों के द्रवण की यह विधि जूल थॉम्सन प्रभाव पर ही आधारित है, ठीक है बेटा। और दूसरी जो विधि है वो हमारे फ्लॉड विधि है, वो भी गैसों के द्रवण को ही समझाती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके नोट्स में लिखे हुए होने चाहिए बेटा, इसमें समझने का ज़्यादा चीज़ है नहीं, बस इसको आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्रायोगिक रूप से गैसों पर जूल थॉम्सन इफेक्ट लगता है, ठीक है, किस तरीके से उनका शीतलन होता है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप एक मिनट एक बात है यहाँ पर बेटा कि जो ये वाली हमारे पास लिंडे की विधि आई है, ये विधि और जो हमारे पास जो फ्लॉड विधि है, वो दोनों बेटा गैसों के द्रवण को समझा रही है। वो किसको समझा रही है? गैसों के द्रवण को समझा रही है। ठीक है बेटा, और गैसों के द्रवण की ये विधि किस पर आधारित है? जूल थॉमसन प्रभाव पर ही आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। इसमें कुछ नहीं है बेटा, हमने क्या किया देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। इसमें ये एक हमने इस तरीके का, और इसमें हमने द्रवित गैस भर ली है बेटा, है ना बच्चों? इसमें हमने द्रवित गैस भर ली है, और जो हमारी सरेंद्रीय नलिका है, एक अपने बाथ जैकेट है, इसमें अद्रवित गैस भी हमने इसमें रख रखी है, और द्रवित गैस ये यहाँ पर आ गई। इसी तरह से लिंडे जो दूसरी विधि है फ्लोट विधि, उसमें भी सेम फार्मूला है, पर ये शुष्क व शुद्ध गैस को संपीड़क की सहायता से हम लगभग 200 एटमॉस्फेरिक के उच्च दाब पर सकेंद्रीय बालिका में संपीड़ित करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें और A, B, C पॉइंट जो डिफरेंट पॉइंट है, उनसे हमें हमारे रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा बात? तो ये दोनों जो विधियाँ हैं बेटा, ये आपके नोट्स में अवश्य रूप से होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।